नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको एक बार नोट करा देता हूं। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इसके पश्चात हम इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब भी इसी जन्म कुंडली से हम तलाशेंगे। जन्म की तारीख है 31 अक्टूबर 1981 और जन्म का समय है दिन में 11:05 और जन्म का स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की ये चतुर्थी तिथि थी। ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में इन्होंने जन्म लिया। राक्षसगण, वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। धनुलग्न की कुंडली इनकी, राशि इनकी जो है वृश्चिक, अग्नि तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि। लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में 0 डिग्री पर, हालांकि मृत नहीं है, बाल अवस्था में है, परंतु 0 डिग्री पर जन्म कुंडली के लाभ भाव में और लाभेश का लग्न में, लेकिन ये भी 0 डिग्री पर मृत नहीं है, परंतु ये परिवर्तन है। सूर्य जन्म कुंडली में लाभ भाव में नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि शुक्र के केंद्र में होने से हम ये कह सकते हैं कि इनका नीचत्व भंग हो जाएगा और सूर्य लाभ भाव में वैसे भी अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक माने गए हैं। अब देखा जाए तो लग्न में शुक्र का होना और बुध और शनि दोनों के दोनों ग्रह, ये दोनों ग्रह अगर देखें तो बुध का जन्म कुंडली के दशम में बैठना, कारकत्व तो इनको यहां पर मिलता है, भद्र महापुरुष योग है। शनिदेव इस जन्म कुंडली के धनेश और पराक्रमेश बनकर के कर्म भाव में बैठे हैं। उस सूत्र को याद करिए, जब मैंने कहा था कि द्वितीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक एक गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी राजा अथवा राजा के समतुल्य बन जाता है। अब आज के समय में राजा बनने का मतलब मुकुट पहनना नहीं, वरन सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीना होता है। तो बुध और शनि की युति का जन्म कुंडली के दशम में होना बढ़िया है। कारण है कि ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र से केंद्र में हैं। और लग्नेश की अगर बात करूं तो वो लाभ में बैठे हैं, सो जातक का व्यक्तित्व धन अर्जित करने की ओर ही भागेगा। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि लग्नेश किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। तो लग्नेश लाभ में और सूर्य के साथ बैठे हैं तो सूर्य नाम का कारक है, सम्मान का कारक बनेगा एक तरह से, और गुरु ऊंचाई के भी कारक हैं। तो दोनों का संबंध तो है बढ़िया। सूर्य का नीचत्व तो भंग हो जाने के कारण और लग्नेश के साथ वो बैठे हैं तो भाग्येश और लग्नेश का संबंध लाभ भाव में, ये भी एक तरह से महाधन योग सिद्ध हुआ। तो जन्म कुंडली में धन लाभ के बहुत अच्छे योग बने। मंगल जो कि इस कुंडली के कारक ग्रहों में से एक इसलिए कारक हैं क्योंकि वो पंचमेश बनते हैं, जाकर के कुंडली के नवम भाग्य भाव में बैठे हैं, मघा नक्षत्र में। अब देखा जाए तो ये मंगल जन्मांक में बहुत अच्छी स्थिति में है, परंतु नवमांश में देखें तो ये मंगल नीच राशि का फल दे रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा जो कि इस कुंडली में नीच राशि का है, जन्मांक में वो नीच का तो नहीं है, परंतु राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट हुआ पड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का कारण बनेगा। जन्मांक में भी वो राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। यह अच्छी बात है कि वो शुभ कर्तरी योग में होने के कारण बहुत हद तक नियंत्रण रखवाएगा, लेकिन फिर भी दो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, पाप ग्रह, फलस्वरूप मानसिक अशांति तो जातक के जीवन काल में होने ही वाला है। केतु और राहु के मध्य ही सारे ग्रह हैं। हालांकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु को अच्छा कहा गया है। मैंने बताया था ये आकस्मिक धन प्रदायक बन जाते हैं। जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति दशम में जाकर के बैठा हुआ है तो ये अच्छी स्थिति है, लेकिन हाँ कई बार बनते कार्यों को ये बिगाड़ेगा भी। धनु लग्न, इस लग्न के बारे में अगर कहा जाए तो इस लग्न के लोग ज्ञान देने में महारथी होते हैं। इनके दिमाग में विचारधाराएं चलती रहती हैं, विचार सदैव उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ हद तक जैसे कुंभ पूरी तरह से दार्शनिक लग्न है, तो धनु को हम पूरी तरह से दार्शनिक लग्न नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इस लग्न के पास जो अपनी क्षमता है ज्ञान की, ये प्रवाहित करते रहते हैं। बिन मांगे भी लोगों को ज्ञान देते हैं। फलतः कई बार कुछ लोग तो बुरा ही मान जाते हैं, कई बार और तो छोड़िए घर में ही लोग बुरा मान जाते हैं। जीवन साथी, पत्नी, बच्चे जो है वो बुरा मान जाते हैं। क्या हर बात पर जब देखो तब ज्ञान देना, तो ये एक आदत होती है। हालांकि देखा जाए तो धनुलग्न देवगुरु बृहस्पति की राशि है, सीधी सी बात है, मूल त्रिकोण राशि है, तो क्षमता तो होता है इस लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास एक ज्ञान, एक क्षमता
आप कह सकते हैं कि जबरदस्त क्षमता होती है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये बांटते रहते हैं और उसके चलते वाणी के कारण कई बार लोग इनके शत्रु भी बन जाते हैं। लक्ष्य के प्रति सदैव भागेंगे और लक्ष्य के पीछे ही भागेंगे। तो इनका लक्ष्य हमने पहले ही तय कर लिया कि ये धन के पीछे ही भागने वाले हैं और धन ही इनके जीवन का मूल उद्देश्य बनेगा और ये उसे पाएंगे भी। अब हम इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभी वर्तमान समय में ये कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और ये आर्किटेक्ट हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि बिजनेस करना सही रहेगा और कहाँ करना सही रहेगा, गुड़गांव या कानपुर में, या फिर नौकरी में ही रहूं डिजाइन एंड मार्केटिंग के फील्ड में। देखिए, ये धनु लग्न है। काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें तो इसे 9वां स्थान प्राप्त होता है भाग्य भाव का। बहुत ही श्रेष्ठ राशि है और लग्न में इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस लग्न के जातक नौकरी भी उतना ही बेहतर कर सकते हैं और व्यापार भी। वर्तमान समय में सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की दशा में गुरु का अंतर चल रहा है। सो ऐसा जातक अगर नौकरी करते हुए व्यापार कर सके तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नौकरी करते रहना कहीं ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि व्यापार नहीं कराया जा सकता, क्योंकि भाग्येश की दशा है, व्यापार बिल्कुल कराया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी वृश्चिक राशि को ढैया है, शनिदेव 2 महीने के लिए परिवर्तित हुए हैं, मान लिया जाए कि लौट के आते हैं तब भी तो जनवरी में 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो ही जाएगी ढैया। तो अगर सब कुछ शांति से चल रहा है, नौकरी में कोई विशेष तकलीफ नहीं है। अब देखिए, यहां एक पॉइंट जरूर नोट करके रखिएगा, सूर्य का नीचत्व भंग है, अतः जातक सफलता हासिल करेगा। लेकिन चूंकि सूर्य नीच राशि में तो है ना, नीचत्व भंग कारण से है, तो इसके चलते कई बार बेहतर करने के बावजूद जो क्रेडिट मिलना चाहिए उसमें कमी आएगी। तो वो आएगा, लेकिन बेहतर यही है कि जातक नौकरी में ही बना रहे। ये चूंकि राक्षस गण के हैं, तो राक्षस गण के लोगों के बारे में मैं सदैव क्या कहा करता हूं कि परिस्थितियों को जो अपने अंडर में ले आए, परिस्थितियों के वशीभूत नहीं, परिस्थितियां उसके वशीभूत होती हैं। धारा के सदैव विपरीत जाने का ही वो दुस्साहस करता है। तो आप आज भी व्यापार कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन श्रेष्ठ है कि नौकरी करिए। अगर साइड व्यापार कर सकते हो तो जरूर विचार करिए। जैसे इस कुंडली में बुध के पास ठीक ठाक बल है, बालावस्था के बुध हैं, आप बुध से संबंधित स्थिति को देखते हुए 100% कुछ साइड बिजनेस कर लीजिए। लेकिन नौकरी को छोड़ देना, अगर पिछले 12 साल से नौकरी चल रही है और अच्छी है, ठीक ठाक है, तो छोड़ने का निर्णय एकाएक कर लेना तो बिल्कुल ठीक नहीं। कानपुर और गुड़गांव में देखें तो दोनों ही जगह ठीक दिखाई पड़ रहा है। कानपुर आपका जन्म स्थान है, वो भी ठीक है, और गुड़गांव दूर है लेकिन वो भी आपके लिए उतना ही बेहतर दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके नाम राशि से बराबरी पर है, सो आप बिल्कुल कानपुर में भी रह सकते हैं जो कि पंचम में है, गुड़गांव में भी रह सकते हैं जो कि बराबरी पर है। पन्ना आपने पूछा है कि पहन सकता हूं। देखिए, पहन सकते हैं, भद्र महापुरुष योग है, जरूरत नहीं है, परंतु अगर आप ये मुझसे पूछें कि क्या मैं पहन सकता हूं, मुझे पहनना चाहिए, तो मैं मना नहीं करूंगा। आपकी इच्छा हो तो भद्र महापुरुष योग है, जरूर पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 40 साल का हो गया हूं पर खुद का घर नहीं बना पाया, क्या अपना घर बना पाऊंगा और कब तक? लोन लेना सही रहेगा? 2 बार इसी में फ्रॉड हो चुका है। मैं सबकी मदद करता हूं पर मेरी कोई नहीं करता, इसीलिए अकेला फील करता हूं। वो तो आप जीवन भर फील करेंगे, क्योंकि मैं अभी भी कह के हटा हूं कि कई बार आपका स्वभाव, आपकी वाणी ही आपका शत्रु बन जाएगी। अब बारी आती है, शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, चतुर्थेश लाभ भाव में भले डिग्री वाइज कमजोर हैं, पर इनको बल दीजिए, गुरु को बल दीजिए, केसर का तिलक लगाइए, पीले वस्त्र धारण किया करिए, सोना धारण करिए, ताकि गुरु को बल मिले। चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल नौमांस में नीच के हैं, तो सबसे पहले तो गुरु को बल दीजिए, गुरु को बल दीजिए। निस्संदेह आपकी कुंडली में भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीजों का बाकायदा सुख है, क्योंकि बुध और शनि दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा विलंब से ही सही, शनि की दृष्टि होने के कारण विलंब से ही सही, परंतु एक से अधिक घर और गाड़ी, ये सब चीजें आमतौर पर मैं कहूं तो बेहद सामान्य है आपके लिए, और ये सब कुछ होना ही होना है। अब बारी आ जाती है 40 साल का हो जाना। देखिए, अपने कार्यक्रमों में मैं सभी उन दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं जो युवक हैं और अपने युवावस्था में हैं और उनके मन में ये द्वंद्व चल रहा है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, घर में सोकर के ये सोच रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर के सोचते रहिए, आपके लिए तो ठीक है। अभी आने वाला जन्म जो है तब आपके लिए बना हुआ है, इस जन्म में आप सोचिए। लेकिन अगर आप कार्यक्षेत्र में हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए, आपकी इनकम भी ठीक ठाक है, इतनी इनकम है कि आप कह सके कि नहीं, मैं एक अच्छी सैलरी पाता हूं, और इसके बावजूद आपके अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, रोज आपके अंदर लड़ाई जारी है कि मुझे और बेहतर चाहिए, और बेहतर चाहिए, तो आप निश्चिंत रहिए, आप बुलंदी के मार्ग पर ही हैं। लक्ष्य आपने यही न तय किया कि मुझे और विशेष चाहिए, तो राह तो चलना होगा, तो आप राह पर चल रहे हैं।
सफलता के लिए आपके जीवन का एकमात्र ऐसा वर्ष जिसे हम श्रेष्ठ वर्ष का नाम दे दें, और आप मुझसे पूछेंगे कि वो वर्ष होगा कौन, तो उस लाइन, इसके लिए तो सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि त्रिया चरित्र और पुरुष का भाग्य, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। तो वही लाइन आप हमेशा याद रखिए कि वो तो भाग्य है। एकाएक कोई वर्ष आपके जीवन में आए, वैसे भाग्येश की दशा की मैं चर्चा कर सकता हूं, आने वाली कुंडली में दशाओं की चर्चा कर सकता हूं, भाग्येश की ही दशा आपको चल रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक ऐसा वर्ष, और वो मिलता है हर किसी के जीवन काल में, कभी न कभी आ जाता है, और वो तब नहीं आता जब बेड पर सोए सोए आप ये सोच रहे हो कि कभी तो वो मौका आएगा जब मैं कुछ कर पाऊंगा। जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप अगर कर रहे हैं तो मौका आएगा। आबाद होने के लिए एक वर्ष और बर्बाद होने के लिए एक दिन काफी है। तो आप निश्चिंत होकर के लगे रहिए। जिस गति से आप बढ़ रहे हैं, भूमि भवन वाहन, ये चीजें छोटी हैं, हमेशा याद रखिएगा। जब पैसे पर्याप्त हों तो ये चीजें छोटी हो जाती हैं। तो आने वाले दिनों में चूंकि सूर्य की दशा चल रही है, भाग्येश की दशा चल रही है, आप प्रयत्नशील रहिए। ठीक है कि सूर्य नीच राशि में, उसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, वो करिए। अब बारी आती है कि लोन लेकर के आपकी कुंडली में ऋणेश का जाकर के कुंडली के लग्न में बैठना। तो ऋण आप अगर ले लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जरूर ले लीजिए। ऋण ले लेने के बाद उससे निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऋणेश का जाकर के लग्न में बैठने के कारण ही कई बार आपके साथ फ्रॉड भी हो रहा है, परंतु मैं ये मना नहीं करूंगा। आप बिल्कुल सही कागजात और सही जानकारी के साथ ऋण लीजिए। ऋण लेना आपके लिए कभी बुरा नहीं सिद्ध हो सकता। अब रही बात, आप सबकी मदद करते हैं और आपकी कोई नहीं करता, तो आप धनु लग्न के हैं। प्रकृति ने आपको ऑलरेडी इतना सब कुछ दिया है और मदद भी अब आपकी लोग करें, तो इससे ज्यादा अत्याचार क्या हो सकता है। आपको बनाया गया है औरों की मदद के लिए, और आप चाहते हैं कि आपकी लोग मदद करें। हमेशा ये याद रखिए कि प्रकृति ने जब आपको कुछ विशेष दिया है, तो अब ये उम्मीद मत रखिए कि मदद भी अब लोग करें आके आपकी। आपको बनाया गया है। अभी अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने क्या कहा कि ये श्रेष्ठ लग्न है। लग्न में धनु राशि को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि काल पुरुष का ये 9वां भाव है, भाग्य है ये। तो भाग्य लेकर के आप ऑलरेडी जन्मे हैं, भाग्य से आपके लाभ भाव में बैठे, तो आपको तो बनाया गया है औरों की मदद के लिए, जनता की मदद के लिए। आप उम्मीद मत करिए, और इस मामले में भी कोई टेंशन मत लीजिए कि लोग आपके साथ धोखा करते हैं। वो करेंगे ही करेंगे। जिसके पास जो है वो दे। हम सभी इस प्रकृति में बस ऐसे ही जिए कि जिसके पास जो है वो देता रहे। अगर सचमुच आपके पास फ्रॉड ही है तो आप फ्रॉड दीजिए, लेकिन अगर आपके पास श्रेष्ठ है, आपको लगता है कि मेरा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, प्रकृति ने मुझे श्रेष्ठ बनाया है, तो आप श्रेष्ठता बांटिए। मुझे लगता नहीं कि किसी को जरूरत पड़ जाएगी, किसी को दिक्कत हो, कि हर व्यक्ति अगर अपनी श्रेष्ठता बांटना शुरू कर दे तो मदद सबकी हो जाएगी। तो आप बस वही करिए और आप उस मामले में चिंतित मत होइए। अभी सूर्य की दशा है और कैसी रहेगी? अच्छी है। सूर्य नीच राशि में है, सो मैंने जैसा कहा कि नीचत्व तो भंग है, फिर भी मिलता रहेगा उनका प्रभाव। चूंकि शुक्र की राशि में बैठे और शुक्र केंद्र में है, अतः उनका प्रभाव आपको मिलता रहेगा। और सूर्य देवता को अर्घ्य नियम से देता हूं, इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता काम। चंद्रमा की महादशा आगे है, वो नीच का है, पर शायद विपरीत राजयोग में है। हाँ, जरूर मैं उनको विपरीत राजयोग में ही कहूंगा। हालांकि एक बात बता दूं कि गुरु के पास डिग्री बहुत कमजोर है, तो गुरु के बल को बली करिए, तो निसंदेह आपके चंद्रमा का विपरीत राजयोग जागृत हो जाएगा। और गुरु को बल देने के लिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सोना इत्यादि धारण करिए, पीला वस्त्र धारण करिए, मंदिर में जाया करिए, दर्शन किया करिए। और आप चाहें तो एक पुखराज भी धारण कर सकते हैं विचार करके, लेकिन अब पन्ना पहनेंगे तो पुखराज नहीं पहन सकते हैं। तो बाकी की चीजें कर लीजिए, सोना पहन लीजिए, तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला, तो इससे आपके गुरु बली होंगे। तो गुरु जब बली होंगे तब आपके विपरीत चंद्रमा का नीचत्व भंग तो खैर है ही, विपरीत राजयोग जागृत हो जाएगा। और इस दशा में क्या करना सही होगा? क्या मेरे चंद्रमा और बुध पापक ग्रह हैं? देखिए, बुध की यदि बात करूं तो 100% पापक ग्रह हैं, और चंद्रमा की बात करूं तो वो भी चतुर्थी के हैं, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी की, तो पापक ग्रह तो है ही है। और ठीक है, पापक ग्रह का होकर के 12वें में बैठना वो ठीक है आपके लिए। बुध का स्वगृह होकर के पापक ग्रह बनकर के बैठना भी कोई नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये भद्र महापुरुष योग है, तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो ये दाम्पत्य जीवन में जरूर थोड़ी बहुत परेशानी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेंगे, लेकिन बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पापक ग्रह होने से भी। और आगे इन्होंने पूछा है कि सन 2014 में शादी हुई है, पत्नी से वैचारिक मतभेद बहुत रहता है, रिश्ते में अस्थिरता रहती है। अच्छा, ये प्रश्न आ ही गया। मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कभी लगता है सब अच्छा, फिर कभी लगता है टूट जाएगा। क्या वह सारा जीवन साथ देगी या नहीं? बस यही बुध पापक ग्रह है, इसलिए शुक्र की दृष्टि सप्तम पर है, जो कि शुक्र दाम्पत्य के कारक हैं, परंतु शनिदेव की दृष्टि सप्तम पर है। गुरु की दृष्टि सप्तम पर होने के कारण संभावना बेहद कम है कि विवाह आपका टूटे। धनु लग्न के जातकों का आमतौर पर विवाह प्रारंभिक दौर में ही जो मतभेद होता है 3-4 वर्ष तक, हालांकि अब तो आपका होता रह रहा है, उसको नियंत्रित कर लीजिए। ये ऐसा लग्न है, देखिए,
अगर आप दाम्पत्य जीवन की चर्चा करेंगे तो जब भी आप सप्तम भाव को देखेंगे वो विपरीत स्थिति वाला ही होता है। ये शिक्षक है तो ये उसका शिष्य है, ये शिक्षक है, ये युवराज है, ये देवगुरु हैं तो ये युवराज है, ये अपने मन की करेंगे तो ये अपने मन की करेगा। तो दोनों में मतभेद, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि प्रकृति की यही तो कमाल की बात है कि दो अलग अलग चीजों को जोड़कर के ही तो कुछ नया पैदा हो सकता है। एक जैसे दो होंगे तो पैदा क्या करेंगे। तो ठीक है, वो मतभेद तो होता रहेगा, और मतभेद का दोष केवल उनको देना गलत है, वो तो आपके लिए भी मैं भी कह के हटा हूं कि बिन मांगी राय आप भी देते रहते हैं। तो सबसे पहले इस पर नियंत्रण करिए। और देखा जाए तो वृश्चिक राशि आपकी भी है, लग्न में शुक्र आपके भी बैठे हैं, षष्ठपति बनकर के लग्न में बैठे हैं, आप भी तो सबको शत्रु बनाते ही रहते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के आपकी कुंडली के दशम में द्वितीय में केतु बैठा हुआ है, ये वाणी का भाव है, बिना मर्जी जब मन तब बोल देना, तो ये आपके अंदर भी दोष है, इसको दूर करिए। एक चलित में अगर देखें तो इनकी कुंडली में लगभग सभी ग्रह यथावत हैं, कुछ परिवर्तन जरूर आपको दिखाई पड़ेगा। ये सूर्य और गुरु जो है ये फल दे रहे हैं दशम भाव का, शुक्र फल दे रहे हैं कहाँ का, तो व्यय का, और केतु राहु फल दे रहे हैं सप्तम और लग्न का। तो दाम्पत्य में कमोबेश थोड़ी बहुत मतभेद और परेशानी तो आजीवन रहने वाली है, इसको मिला जुला करके चलिए, सामंजस्य करके चलिए। और आगे इन्होंने पूछा है कि एक पुत्री है अभी, बहुत अच्छे गुण हैं उसके, और आगे परिवार के लिए कैसी रहेगी, एक पुत्र भी चाहता हूं, क्या मेरे में योग है। संतान भाव पर देवगुरु की दृष्टि तो है, लेकिन वो बेहद कमजोर दृष्टि है। बाकी सूर्य की दृष्टि से विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, वो विलंबित संतति उत्पन्न कर देते हैं। एक दूसरी अगर हम बात करें तो शुक्र भी आपकी कुंडली में थोड़े मुझे कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। दो तीसरा, इस कुंडली में संतान की अगर बात करें तो गोचर में तो अभी भी गुरु आपके लिए देखा जाए तो आपकी गुरु मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन राशि के लिए अगर देखें तो आप अपनी राशि से जरा गिनिए तो वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, आपकी राशि से पंचम में ही इस समय देव गुरु चल रहे हैं। तो संतानोत्पत्ति के कारण तो इस समय गुरु स्वयं बने हुए हैं। संतान भाव का मालिक जाकर के भाग्य में नौमांस में नीच का होकर के बैठा है, तो जरूर ये चिंता का विषय है थोड़ा सा। लेकिन संतान पति का जाकर के जन्म कुंडली के नवम में बैठना संतान को लेकर के बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, चूंकि मंगल नौमांस में नीच के हैं। सो आप लोगों को जरा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। बेटा हो या बेटी, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, उसके विकास पर आपको सदैव निरंतर ध्यान बनाए रखना होगा, तो ध्यान बना करके रखिए। और योग है, आप जरूर प्रयत्न करके देखिए, गुरु के पास जितना भी बल है और उनको बल दीजिए, साधना करिए, आराधना करिए, उससे गुरु को बल भी जाएगा और संतान सुख भी आप हासिल कर सकेंगे। मेरे शरीर में स्किन प्रॉब्लम है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ पहनना या करना होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम है, इन्होंने ऐसा लिखा है। देखिए जेनेटिक है जो भी है, जब शनिदेव जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ हो, वो ग्रह जिस चीज का कारक हो उससे संबंधित थोड़ी परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि शनिदेव रोग के कारक हैं। ये बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो बुध वाणी है, बुध त्वचा है, तो उससे संबंधित थोड़ी परेशानियां आने लगती है। तो कई बार ऐसे जातकों की वाणी में भी और मामले में खूब बोलता रहेगा, जब अपने लिए कोई बात रखनी आएगी तो उसमें तकलीफ उसको आने लगेगी। त्वचाजन्य रोग के भी पीछे यही एक बड़ा कारण दिखाई पड़ रहा है इस कुंडली में। तो इसी के कारण आप त्वचाजन्य रोग से गुजर रहे हैं, और रोगपति आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं। एक सबसे बड़ा ये भी कारण है कि कुछ न कुछ एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, छोटा मोटा कुछ लगा रहेगा। चूंकि लग्नेश और रोगेश छठे से छठा, ये छठा छठे से छठा, तो लग्नेश और रोगेश परिवर्तन में है, तो परिवर्तन के चलते थोड़ी कमी तो आएगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रोगेश से या लाभेश से उसने परिवर्तन किया है तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं आएगी। छोटा मोटा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, परिवार का साथ होगा, धन की स्थिति कैसी होगी, उस समय मंगल और राहु की महादशा होगी। मंगल जब तक है अभी तो बहुत लंबा समय आपके जीवन का निकल जाएगा, लगभग आप अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देख जाएंगे मंगल पूरा करते, क्योंकि सूर्य के बाद 10 साल चंद्रमा, फिर मंगल, तो आप एक लंबा समय गुजार लेंगे। अभी 40 वर्ष जैसा आपने लिखा है कि हैं, उसके बाद ऑलरेडी जीवन जो बाकी रहेगा राहु की महादशा में वो ठीक ही होगा। अभी सुनिए इस बात को, पहले ही बता चुका हूं, धन की स्थिति इस कुंडली में बहुत अच्छी है। चतुर्थ भाव का मालिक जाकर के लाभ में बैठा है। फलतः देखा जाए तो बुढ़ापा लगभग ठीक है, और इस लग्न के जातकों की बात करूं तो बुढ़ापा ठीक ही होता है। कारण क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है रोगी तो आप हो जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उम्र के बढ़ते उम्र के साथ स्वास्थ्य आपका कमजोर और कुछ न कुछ रोग आपको लग जाएगा। कुछ ऐसे रोग भी लग जाएंगे जो लगातार लगे रहें, जैसे शुगर इत्यादि, तो रोग लगेगा आपको। एक बात ध्यान रखिएगा। 2, जीवन ठीक है, बुढ़ापा में आपका ठीक ठाक ही देख रहा हूं। क्योंकि बुढ़ापा आते आते ऐसे लोग ज्यादातर मामलों में अगर देखा जाए तो अंतर्मुखी बनने लगते हैं या साधना की ओर जाने लगते हैं। साधना का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको कोई मार्ग मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए जो उनको सही दिशा दे दे, तो साधना के पथ पर चले बढ़ जाते हैं आगे। बस आप भी इसी तरह से आगे बढ़ जाइए तो आपका बुढ़ापा जो है मेरी नज़र में बहुत अच्छा हो जाएगा।
इस लग्न के जातकों के जीवन में संतान के कारण कष्ट कई बार बहुत ज्यादा आ जाता है। संतति से प्रेम तो सभी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन कई बार संतति के कारण इनको बहुत तकलीफ होती है। तो संतति के कारण इस कुंडली में मुझे तकलीफ दिखाई पड़ रही है। संतति और पत्नी दोनों से ही कहीं ना कहीं ये उपेक्षित हो जाते हैं, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है उपेक्षा के पात्र बनते हैं। और उसके पीछे का कारण मैं बता चुका हूं कि बहुत अधिक ज्ञान देने की आदत। इस दुनिया में धन दे दीजिए, सम्मान दे दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान देंगे तो शत्रु बनेंगे। लोग ज्ञान खुद ही रखे हुए हैं इतना कि आपको ज्ञान आपका नहीं चाहिए किसी को, तो बिन मांगी सलाह मत दीजिए किसी को, और ये तकलीफ आपके साथ रहेगी। इसके चलते लोग शत्रु आपके बनेंगे। तो इसी पर आपको नियंत्रण कर लेना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीख लीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, प्रश्न तो इनके इतने ही थे। इस पूरी कुंडली को आप भी देखिए। इस कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ी बहुत परेशानी है उसके लिए कुछ उपाय करने के लिए मैं कहूँगा, सबसे पहले तो पूर्णिमा का व्रत करिए, और साथ ही साथ एक और काम करिए कि प्रत्येक रविवार को, अब यही पता चला कि घर में करें तो समस्या खड़ी ना हो जाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपसे कराया जाए, और दोपहर के समय में, दोपहर तक आप फलाहार न लेते तो अच्छा होता, कुछ न खाना ज़्यादा बढ़िया है। 12 बजे के आसपास मदार की जो लकड़ी होती है उसको घी में डुबो करके और ओम सूर्याय नमः बोल करके 108 आहुति दीजिए, तो उससे आपको और ज़्यादा भाग्य का लाभ मिलने लगेगा। और साथ ही साथ गुरुवार का व्रत करिए, नियम से गुरुवार का व्रत करिए। अब सवाल उठता है गुरुवार भी करा रहे हैं, रविवार भी करा रहे हैं, इतना पूजा कौन करता है? देख लीजिए, एक ही कोई कर लीजिए। वैसे गुरु को बल दे देते तो संतान सुख भी आपको चाहिए वो भी मिल जाता, और बाकी के आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता, आपके लगने से बली हो जाते, फलतः आपका विपरीत राजयोग जागृत हो जाता। तो गुरुवार का व्रत कर लेते, रविवार के दिन 12 बजे तक करिए, इसके बाद मीठा भोजन आप सारा कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पूर्णिमा का व्रत महीने में एक ही बार आता है, उस दिन करते तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाता, और मंदिर इत्यादि जाते रहते तो आपका धर्म भाव मजबूत हो जाता, गुरु मजबूत हो जाते, और कहीं ना कहीं मंगल का भी बहुत हद तक, जो मघा नक्षत्र में बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में, इनका भी आपको ठीक ठाक फल मिलने लगता है। तो ये ही बस इतने उपाय करने, और सूर्य को अर्घ्य तो देते ही रहिएगा, ये उपाय तो है नहीं। बस रत्न के नाम पर आपने मुझसे पन्ना पर पूछा, मैंने हामी भर दी, अब इसके अलावा कोई रत्न मत पहनिएगा। एक सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में अवश्य डाल दीजिएगा, केसर का तिलक अवश्य लगाइएगा, गुरुवार के गुरुवार, रोज भी लगा सकते हैं। तो ये उपाय ही मात्र करने हैं आपको, बस इन्हीं उपायों को कर लीजिए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव भी आ जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, और जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था, नौकरी में भी बने रहिएगा। और आगे की चिंता छोड़िए, अभी वर्तमान आपका अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा। हनुमान चालीसा भी अगर पढ़ते रहें तो ये ढैया इत्यादि से जो थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो ये उपाय कठिन नहीं है, दिनचर्या में जोड़ लीजिए, सब हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? आपके मन में अगर कुछ है तो कमेंट में अवश्य लिखिए, ताकि ये पढ़ सकें, जान सकें। मेरी तरफ से इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।